जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो किसी का भी नहीं हो सकता, चाहे वो समय यानी कि टाइम हो या फिर इंसान हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। देखिए, आज के वीडियो में कुल हम 12 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सभी आपकी जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगह पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। तो देखिए, जो पहला वन चिकित्सा केंद्र है ये उत्तराखंड में खोला गया है। देखिए, इस वन चिकित्सा केंद्र में इंसानों का इलाज होगा, जानवरों का नहीं होगा। और कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका उत्तराखंड वन अनुसंधान है तो इसकी तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक यानी कि जैपनीज टेक्निक पर आधारित भारत के पहले हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई। और इस हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र में क्या होगा। देखिए, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेंशन से जूझते हैं यानी कि तनाव से जूझते हैं, डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तनावग्रस्त लोग जो है ये प्रकृति के बीच में रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। और देखिए, जो आपका ये वन चिकित्सा केंद्र यानी कि जो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया गया है तो इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों को जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना। तो इसको याद रखिएगा कि जो अपनी तरह का भारत में पहला वन चिकित्सा केंद्र है ये खोला गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से जो है इसको बनाया गया है, कहाँ पर, कालिका रिसर्च सेंटर में। और ये जैपनीज तकनीकी पर आधारित है। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया। तो देखिए, जो आपकी पीवी सिंधु है ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। देखिए, रेलवे के एग्जाम में खिलाड़ियों के बारे में पूछाता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु की अभी बात कर रहे हैं, ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने जो है स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक, देखिए रजत पदक का मतलब हो गया सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, देखिए, इन्होंने महिला सिंगल्स फाइनल में स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में हाल ही में जो विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं स्पेन की कैरोलिना मारिन। ठीक है, तो इनसे इनको जो है 21-12 21-5 से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि ये जो है फाइनल मैच में हार गई थी किससे, कैरोलिना मारिन से। कैरोलिना मारिन किस देश की खिलाड़ी हैं, स्पेन की। ये सारे ऐसे ही मतलब प्रश्न याद करते रहिए। ये कौन किस देश से बिलोंग करता है, किस खेल से संबंधित है। देखिए, जो कि पीवी सिंधु है इन्होंने फाइनल में पहुंचने से पहले सेमीफाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिसफेल्ड को 22-0 21-10 से हराया था। और जो कि पीवी सिंधु है, देखिए ये जो है 13 टूर्नामेंट के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची थी। यानी कि बहुत दिनों से इनको सक्सेस नहीं मिली थी और ये स्वर्ण पदक जीते जीते चूक गई। आज आपको न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में मिलेगा कि पीवी सिंधु स्वर्ण जीतने से चूकी। तो अभी आपको क्या लगता है कि पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि ये फाइनल में जो है किससे हार गई थी, जो स्पेन की कैरोलिना मारिन है उनसे हार गई थी। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया। तो देखिए, जो आपका ये पवन ऊर्जा संयंत्र है ये 100 मेगावाट का है। और इस संयंत्र के चालू हो जाने के साथ जो आपकी ये कंपनी है जिसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, तो इस कंपनी की कुल परिचालन क्षमता 497 मेगावाट तक पहुंच गई है। देखिए, जो आपका अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है इसकी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता है 14,815 मेगावाट। ठीक है, ये वर्तमान में इतना हो गया है। क्योंकि देखिए, जो आपकी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, देखिए ग्रीन एनर्जी का मतलब ये हो गया कि नेचुरल तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन करना। और नेचुरल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, सोलर पैनल लगाकर या फिर विंड एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके। तो वर्तमान में जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है इसकी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है इस परियोजना के शुरू होने के बाद, 14,815 मेगावाट। इसको भी याद रखना है साथ में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, जो आपके न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह है ये जो है राजस्थान के साथ साथ गुजरात राज्य के जो है
पूर्व राज्यपाल हुआ करते थे और ये कब से कब तक कहाँ के राज्यपाल थे ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपके न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह है, देखिए नाम के अगर न्यायमूर्ति लिखा है इसका मतलब ये कहीं जज भी रहे होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह की। देखिए ये जो है 1998 में गुजरात का राज्यपाल इनको अपॉइंट किया गया था और ये जनवरी 1999 से 2003 तक राजस्थान के भी राज्यपाल रहे थे। और न्यायमूर्ति सिंह जो है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी थे। 1997 में इन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया था। और पांचवा प्रश्न की महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम को शुरू किया है? तो देखिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। ये कार्यक्रम क्या है? देखिए जो का स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम है, इसके माध्यम से HDFC बैंक की जो डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी होंगी, ये आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। और ये जो कार्यक्रम है स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम, ठीक है, ये कार्यक्रम बैंक के केवल उन मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो पहले से कस्टमर बने हुए हैं HDFC बैंक के। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा यानी कि वर्तमान ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है, जिसका नाम है स्मार्ट अप उन्नति। और HDFC बैंक की बात करें तो इसके CEO है वर्तमान में कौन? शशिधर जगदीशन। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना हसमुख भाई पारेख के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। और छठवां प्रश्न की प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो देखिए मैत्री सेतु यानी कि पुल की बात हो रही है। देखिए सेतु का मतलब ही ब्रिज यानी कि पुल होता है, एक पुल की बात हो रही है, इसका नाम है मैत्री सेतु। और मैत्री सेतु को भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है। देखिए ये सेतु जो है आपका त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश से के बीच से बहती है। यानी कि जो फेनी नदी है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा फोटो भी दिख रहा है इस ब्रिज का यानी कि पुल का, यही पुल है जिसका नाम है मैत्री सेतु। और ये नीचे जो नदी दिख रही है ये आपकी है फेनी नदी। ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट होती है? ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो है कनेक्ट होती है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन समारोह में PM मोदी के साथ साथ जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये भी जो है अवेलेबल रही यानी कि उपस्थित रहीं। सातवां प्रश्न की हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ में अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? देखिए आपको पता होगा मैंने बताया था म्यांमार यानी कि जो आपका बर्मा देश है, ठीक है, तो म्यांमार में एक कांड हो गया था। वहां पर जो है जो सरकार थी म्यांमार की उसको गिरा दी गई। वहां पे सेना ने जो है प्रशासन पर कब्जा कर लिया यानी कि वहां पर जो है सेना का शासन स्टार्ट हो गया। क्योंकि चुनाव में यानी कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था म्यांमार में उसमें धांधली के आरोप लगा रही थी सेना कि आपने जो है जबरदस्ती बेईमानी करके चुनाव जीता है। तो वहां पर अब सेना का शासन चल रहा है। और फिर जो अब वहां पे सत्ता का तख्ता पलट हो गया उसके बाद फिर जो है वहां पे एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में ले लिया गया था। इसी से ऑस्ट्रेलिया की सरकार गुस्से में आ गई कि भैया तुमने हमारे नागरिक को क्यों हिरासत में लिया, मारा पीटा, तो हम क्या करते हैं अब तुम्हारे साथ जो हमारा डिफेंस वाला एग्रीमेंट हुआ था यानी कि रक्षा सहयोग वाला जो समझौता हुआ था उसको हम अब खत्म करते हैं। तो म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया किसने? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। आठवां प्रश्न है कि ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? देखिए जो गूगल कंपनी है इसने हाल ही में एक वीमेन विल वेब नाम से जो है एक नए प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। और इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए गूगल ने हाल ही में वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जो कि ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में है। गूगल के CEO पिचाई के अनुसार इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं। देखिए जो कि गूगल कंपनी है इसने इस वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है लॉन्च किया है। यानी कि जो कहा ये वीमेन विल वेब प्रोग्राम है, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया इसके द्वारा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत। नवा प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत वर्तमान में कितने प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के हैं?
तो देखिए वर्तमान में कुल 81% जो खाते हैं ये महिला उद्यमियों के हैं इस स्टैंड अप इंडिया योजना में। यानी कि सबसे ज़्यादा लाभ कौन ले रहा है? स्टैंड अप इंडिया योजना का महिला उद्यमी ले रही हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल से हमने इसके बारे में नहीं देखा। देखिए समय है 2016 का और तारीख है 5 अप्रैल का। 5 अप्रैल 2016 को जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये डेट आपको याद होना चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्टैंड अप इंडिया योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए कुल 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जो है कर्ज दिए जाते हैं। ये अमाउंट भी याद रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में जो वित्त मंत्रालय है इसके मुताबिक वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस साल 26 फरवरी 2021 तक जो आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसके तहत जो महिला उद्यमी है, ठीक है, तो महिलाओं को कुल जो है 91,109 खातों में 20,749 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किए गए हैं। और देखिए जो आपका स्टैंड अप इंडिया योजना है इसके तहत 81% से अधिक खाते और मुद्रा योजना के तहत जो है कुल 81% ऋण खाते ये महिला उद्यमियों के हैं। यानी कि सेम कह सकते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है इसमें भी 81% और मुद्रा योजना में भी 81% जो ऋण खाते हैं ये महिला उद्यमियों के हैं। देखिए यहाँ पे एक और योजना उजागर हो गई, मुद्रा योजना। तो आइए थोड़ा सा मुद्रा योजना के बारे में भी साथ साथ देख लेते हैं। देखिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो कारोबार शुरू करने वाली महिलाएं हैं उनको कर दिया जाता है और जो पुरुष हैं उनको भी कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस साल 26 फरवरी तक मुद्रा योजना के तहत दिए गए कर्ज में कुल 68% हिस्सेदारी महिलाओं की रही और इस मुद्रा योजना के तहत इस साल 19.04 करोड़ महिला उद्यमियों को कुल 6.36 लाख करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। देखिए अगर आप पीसीएस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पूरे आंकड़े को नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टैंड अप इंडिया योजना और जो मुद्रा योजना है ये कब शुरू की गई थी। ये दोनों डेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और 10वां प्रश्न की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत अभी हाल ही में कितने शहरों की पहचान की गई है? तो देखिए इन शहरों की संख्या है टोटल 122। देखिए कल एक मिस्टेक हो गया, कल मैंने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा था और हिंदी न्यूज़पेपर में तो देखिए कुछ न्यूज़पेपर वाले कभी कभी आंकड़ों को जो है इधर का उधर कर देते हैं, मिस्टेक भी हो जाती है। देखिए गलती सबसे होती है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने 112 लिखा था, लेकिन अभी आप अपडेट कर लीजिएगा कल का वाला कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी हाल ही में भारत के कुल 112 नहीं 122 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची जारी की है। और इन 122 में से जो सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों की संख्या है आपकी है कहाँ पे? ओडिशा में, ठीक है। यानी कि वर्तमान में भारत में ओडिशा में सबसे अधिक प्रदूषित स्थल हैं और इनकी संख्या कितनी है? 23। और देखिए इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 21 सबसे प्रदूषित स्थल जो है चिन्हित किए गए हैं और दिल्ली जो है इसमें 11 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची के साथ जो है तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक प्रदूषित स्थल जो है आपके ओडिशा में है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पर आपका दिल्ली है। और देखिए पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जो प्रदूषित स्थल हैं ये ऐसे स्थल होते हैं जहां पर कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की जो सेहत है उन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और इस देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम देते हैं, मतलब इसका डिटेल्स क्या है कि इसको किस लिए शुरू किया गया है। देखिए हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक जो है कमी लाने का प्रस्ताव दिया गया। और देखिए जो आपका ये NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये क्या चीज़ है? देखिए वर्ष 2024 तक जो है वायुमंडल में कम से कम 20% लघु तथा सूक्ष्म कणों की मात्रा को कम करने का टारगेट रखा गया है इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में। और इसके साथ ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार करना भी टारगेट बनाया गया है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का एक और उद्देश्य है, देखिए इसका एक और उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता का निर्माण करना और इसके खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना। और जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है तो इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक व्यवहार योजना बनाना भी है।
तो ये सारा टारगेट है और इसीलिए जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है सर्वे किया गया इस बार और कुल 122 सबसे प्रदूषित स्थलों को चिन्हित किया गया। तो इनके मतलब बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि सबसे अधिक जो है प्रदूषित स्थल किन किन राज्यों में है और कौन टॉप पे है। 11वां प्रश्न है कि 4 जनवरी 2021 तक भारत ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में कितनी राशि की एफडीआई प्राप्त की है। देखिए एफडीआई क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे करंट अफेयर में। देखिए 4 जनवरी 2021 तक भारत ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में कुल 4191 करोड़ रुपए की जो है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया। सवाल ये उठता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको हिंदी में हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं और किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये परिभाषा हमेशा दिमाग में रखिएगा, सभी परीक्षाओं में काम आएगा। देखिए ऐसे निवेश से यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो निवेशक होते हैं इनको दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। और देखिए आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम उस विदेश की कंपनी में 10% फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है और इसके साथ ही जो आपको जो है निवेश वाली कंपनी में अपना मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा प्रकार है, पहला है ग्रीन फील्ड निवेश और दूसरा है पोर्टफोलियो निवेश। देखिए जो आपका ग्रीन फील्ड निवेश है इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है, लेकिन जो पोर्टफोलियो निवेश होता है इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या फिर उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आज का जो टॉपिक था इसको नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भारत में कितनी राशि की रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। याद रखिएगा कि विश्व बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भारत में कुल 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया है। और जो आपका विश्व बैंक है, देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की तिथि को मनाया गया, बताइए। देखिए ये तिथि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, उसकी थीम भी मैंने आपको कल बताई थी, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा था कि हाल ही में किस दिन जन औषधि दिवस मनाया गया, बताइए। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी, बताइए। और पांचवा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य कौन सा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू किया। तो देखिए इस जागृत त्रिपुरा को शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म को त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तीसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति ने एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में त्यागपत्र दे दिया है। तो देखिए ये त्यागपत्र अश्विनी कुमार तिवारी ने दिया है। चौथा था कि हाल ही में किस समिति ने बड़े भारतीय बैंकों को मजबूत बनाने के लिए इनके विलय की सिफारिश की है। तो देखिए ये सिफारिश नरसिम्हन द्वितीय समिति ने की थी। और पांचवा था कि हाल ही में साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ये पुरस्कार द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रही है उनको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।